सर स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के वायुमंडल में जो अलग अलग परत है, जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, इन सभी को एक एक करके देखा था। अब आज की क्लास में हम लोग जो पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा मिलती है, जिसको हिंदी में सूर्यातप कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आता है और डिस्क्रिप्टिव में भी आता है कि पृथ्वी पर जो सूर्य तक प्राप्त होता है, यानी जो पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके ऊपर किन किन कारकों का, किन किन फैक्टर्स का प्रभाव होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर एक समान ऊर्जा सूर्य से नहीं मिलती है। कहीं पर गर्मी ज्यादा रहती है, तापमान ज्यादा रहता है, यानी ज्यादा सूर्यातप मिलता है, तो कहीं पर कम सूर्यातप। तो इसके पीछे कौन से कारण है, ये आज की क्लास से आपको क्लियर हो जाएंगे। एक और आप लोगों के लिए जानकारी है, जो लोग ज्योग्राफी के नोट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं या जिनको कोर्स की जरूरत है, पेड कोर्स की, स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट पर जा करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सूर्यातप का मतलब क्या है। तो हम लोग जानते हैं सूर्य से लगातार ऊर्जा निकलती रहती है, जिसे कहते हैं सूर्य से ऊर्जा का विकिरण होना, विकिरण ऊर्जा। तो ये जो सूर्य से लगातार ऊर्जा निकलती है, इसका कुछ हिस्सा हमारी पृथ्वी की तरफ ही प्रवाहित होता है। यही जो हिस्सा जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, इसी को हम लोग सूर्यातप कहते हैं। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का वो भाग जो पृथ्वी की तरफ प्रवाहित होता है, सूर्यातप कहलाता है। अब देखिए, सूर्यातप को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है आपतन कोण, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर हर जगह पर सूर्यातप समान नहीं प्राप्त होता, ये हम लोग जानते हैं। तो क्यों अलग अलग जगह पर सूर्य की ऊर्जा अलग अलग होती है, इसके पीछे पहला कारण कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, उनका कोण क्या है। देखिए, अगर किरणें 90 डिग्री पे आ रही है या फिर कम कोण पे है, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री पे, तो ऐसे में क्या होगा। आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि अगर आप सीधी टार्च किसी के चेहरे पे लगाते हैं तो उसको तकलीफ महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है, जब वो सीधा एकदम आएगा तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसी तरह से पृथ्वी पर ऐसे स्थान जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी होती है, जैसे कि वहां पर सूर्य की ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है। अच्छा, जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी जाएंगी, वहां पर क्या होगा, ज्यादा क्षेत्र में किरणें फैल जाएंगी। आप इसको अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप दीवार के ऊपर तिरछी टॉर्च लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि रोशनी फैल गई है, यानी दीवार पर फैल गई है। सीधी लगाते हैं तो दीवार पे एक बिंदु जैसा बन जाता है। तो जब आप सीधी टॉर्च लगा रहे हैं, यानी कि एक बिंदु पर ज्यादा आप ऊर्जा को अपेक्षित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और जब आप तिरछी, यहाँ पर जब पृथ्वी के संदर्भ में रहे, तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी आती हैं तो फैल जाती हैं, यानी कि इन्हें ज्यादा क्षेत्र में, अगर आप देखिए ऊर्जा को ज्यादा क्षेत्र में फैला देंगे, तो फिर इस ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए जो तिरछी किरणें हैं, जहां पर पृथ्वी पर तिरछी किरणें पड़ती हैं, वहां पर सूर्यातप कम होता है। इसके साथ ही एक और बात है, देखिए हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसमें बहुत सारे कण हैं। और ये जो कण है, इससे टकराकर प्रकाश में क्या होता है, विकिरण होता है। इसके साथ ही ये कण प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो विकिरण की प्रक्रिया है, अवशोषण की प्रक्रिया है, इसकी वजह से सूर्य से आने वाली ऊर्जा का जो कुछ हिस्सा है, वो इन कणों के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, या कह लीजिए अपने अंदर अवशोषित, विकिरणित कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा आ रहा है, वहां पर इसको कम दूरी तय करना पड़ रही है। कम दूरी तय करना पड़ रही है, यानी कि बीच का वायुमंडल भी कम होगा। तो यानी कि सूर्य से आ रही जो ऊर्जा है, उसको वायुमंडल के द्वारा कम उसका नुकसान होगा। बहुत ज्यादा वायुमंडल इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वहीं पर जहां पर प्रकाश की किरण तिरछी चल रही है, तो इसको लंबे समय तक वायुमंडल से होके गुजरना है। और क्योंकि ये ज्यादा दूरी तक वायुमंडल में रहती है, तो वायुमंडल में जो अलग अलग कण है, वो इस ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, विकृत कर देते हैं।
और इन सभी कारणों से ऊर्जा का नुकसान होता है। तो आपतन कोण कहाँ पर प्रकाश का ऐसा है, जैसे विषुवत रेखा पर जब सूर्य सीधा चमक रहा है तो बहुत ज्यादा सूर्यातप मिलेगा। वहीं पर जो ध्रुव है जहाँ पर सूर्य एकदम तिरछा पर चमक रहा है, वहां पर सूर्यातप कम मिलेगा। उदाहरण के लिए 23 सितंबर और 2 मार्च भूमध्य रेखा के ऊपर सूरज सीधा चमकता है, यानी 23 सितंबर और 2 मार्च ये दो ऐसे दिन हैं जब भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री के ऊपर सूरज सीधा चमक रहा है। तो इसी वजह से क्या होगा, अधिकतम सूर्यातप मिलेगा। इसी तरह से 21 जून को जो कर्क रेखा है उसके ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। तो कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकेगा तो कर्क रेखा के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर अधिकतम सूर्यातप मिलेगा। और ऐसे ही 21 दिसंबर को यही चीज़ मकर रेखा पर होती है, यानी मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और इसी वजह से इसको अधिकतम सूर्यातप मिलता है। अब ये सीधा कैसे चमकता है, इन चीजों को मैंने आपको अक्षांश देशांतर वाले वीडियो में बताया है, वहां पर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं, जो अपनी क्लास 1 है। अब देखिए दूसरा कारक आता है सूर्य प्रकाश की अवधि। देखिए जाहिर सी बात है, अगर दिन बड़ा होगा यानी कि सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक पृथ्वी पर पड़ता रहेगा तो ज्यादा आपको ऊर्जा मिलेगी उस क्षेत्र को। और जहां पर दिन छोटा होगा वहां पर ऊर्जा भी कम मिलेगी। तो जैसे 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध को अधिकतम सूर्यातप मैक्सिमम सूर्यातप मिलता है। और इसी तरह से 21 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध को अधिकतम सूर्यातप मिलता है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा दिन होगा उतनी ज्यादा सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके बाद आ जाती है सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता। अब देखिए क्या है, सूर्य से जो आने वाली पृथ्वी की तरफ ऊर्जा है वो भी समय समय पर कम ज्यादा हुआ करती है सौर धब्बे वगैरह की वजह से। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये जो सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता है सौर धब्बे वगैरह की वजह से, इसका प्रभाव लगभग नगण्य होता है, यानी कि बहुत कम होता है। तो इसीलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है, पर हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं तो ये भी एक फैक्टर होता है। फिर देखिए आ जाता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर। अब देखिए आप समझ सकते हैं, अगर आप आग के पास बैठे होंगे आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी, आग से दूर होंगे तो कम गर्मी महसूस होगी। और यही चीज हमारी पृथ्वी के साथ है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चित्र में देखिए दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। और क्योंकि ये कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है तो साल में एक टाइम ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, जो 1 जुलाई को होता है। अब देखिए ये मैं DS लाल जी की जो बुक है वहां से पढ़ा रहा हूँ, कहीं पे आपको 3 जुलाई भी लिखा मिलेगा। तो ये आप NCERT से मिला सकते हैं, NCERT को मान सकते हैं जहां पर आप जिस लेवल पे हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं तो NCERT आपके लिए वैलिड रहेगी। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव बुक्स को आप रिफर कर सकते हैं। तो डेट को लेकर के थोड़ा सा अलग अलग बुक्स में रहता है जो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो खैर 1 जुलाई को जो अपसौरिका होती है जबकि पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है। तो ये अपसौरिका की स्थिति में क्या होगा, जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है तो पृथ्वी को सबसे कम सूर्यातप मिलेगा। और वहीं पर जो 1 जनवरी होती है जिसको उपसौरिका कहते हैं, यहाँ पर लिखा है उपसौरिका। तो ये देखिए ये जो 1 जनवरी की स्थिति होती है, इस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे पास में होती है, इसलिए पृथ्वी को अधिक सूर्यातप मिलता है। लेकिन इस फैक्टर का भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक है, तो जो मिलने वाले सूर्यातप का अंतर है उसमें केवल 7% का डिफरेंस आता है, यानी टोटल में केवल 7% का डिफरेंस आता है। और दूसरी बात यह है, 7% का हालांकि डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस कम हो जाता है क्योंकि अलग अलग जगहों पर आपतन, जो अभी हम लोगों ने देखा, प्रकाश का आपतन कोण अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। दिन की जो लंबाई है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है। तो इसलिए जो है ये जो हमारी पृथ्वी का सूर्य के पास आना और सूर्य से दूर जाना है,
इसके प्रभाव पड़ता है सूर्य तक जो पृथ्वी को मिल रहा है उसके ऊपर इस घटना का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली बात आ जाती है वायुमंडल की पारदर्शिता। कहीं पर मरुस्थल है, रेगिस्तान है, एकदम वायुमंडल साफ है, कोई बादल नहीं है, तो सूर्य से मैक्सिमम सूर्यातप पृथ्वी को मिल पाएगा। वहीं पर कहीं पर मान लीजिए बहुत ज्यादा बादल है, जैसे विषुवत रेखा के पास के क्षेत्र हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, बादलों की वजह से जो पृथ्वी है उसको कम सूर्यातप, कम इंसोलेशन मिल पाएगा। तो वायुमंडल कितना पारदर्शी है, इसमें कितने धूल के कण हैं, कितने इसमें बादल हैं, इससे भी डिसाइड होता है कि पृथ्वी को कितना सूर्यातप प्राप्त होगा। तो ये हमारे फ्रेंड्स मेन फैक्टर हो गए जो पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सूर्यातप के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। और इसी से अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो इसी के अंदर से बनेगा, और कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं फैक्टर्स को आपको लिखकर आना होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम लोग हीट बजट को पढ़ेंगे।